तो आज हम सीख रहे हैं स्टॉक मैनेजमेंट की दूसरी शीट, जिसके ऊपर हम सीखेंगे कि स्टॉक को और बेहतर तरीके से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस शीट के अंदर आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो फार्मूला है वो कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, इसको आपने देखना है कि हमारा जो फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा वो यहाँ इन एरियाज़ पर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इन एरियाज़ को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और उसके बाद जो है इन एरियाज़ में हमें क्या करनी है, इन एरियाज़ में हमें कुछ एंट्रीज़ करनी है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं इन एंट्रीज़ को भी यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, और इन एंट्रीज़ को भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। और यहाँ पर हम जो यहाँ पे ये जो बना हुआ है लिस्ट बॉक्स, और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ मैं सेलेक्ट करके यहाँ से। देखिए सेलेक्ट किया पहले मैंने, यहाँ से डेटा में गया, यहाँ से मैंने क्लिक किया डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और यहाँ से मैंने किया क्लियर ऑल और उसको किया ओके। सेलेक्ट किया इसको और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं गया डेटा में और यहाँ से क्लिक किया डेटा वैलिडेशन पर और यहाँ से मैंने किया क्लियर ऑल और ओके। अब देखिए कि आपके सामने यहाँ पर मैंने एक हमारा है स्टॉक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर है सेल रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर है परचेज रजिस्टर। अब इसका प्रोसेस कैसे होगा, पहले आप कोई भी आइटम बाय करेंगे, जैसे ही वो आइटम बाय करेंगे तो उसकी एंट्री स्टॉक में की जाएगी परचेजेस वाले सेक्शन में। ठीक है, जितने भी आइटम आप बाय करेंगे फॉर सेल उन सब की एंट्रीज की जाएंगी। एक तो पहली एंट्री यहाँ होगी और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा स्टॉक रजिस्टर में उसके परचेजेस वाले कॉलम में। फिर जैसे जैसे आप उसको सेल करते जाएंगे तो जितने आइटम सेल करते जाएंगे उनकी एंट्रीज सेल्स वाले सेक्शन में स्टॉक रजिस्टर में ऑटोमेटिकली अपडेट होती चली जाएंगी। और फिर फाइनली जो ख़रीदा था उसमें से जो बिक गया उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास पता चलेगा रिमेनिंग स्टॉक का। आपने सिर्फ करना ये है कि जो स्टॉक में पहले सीरियल नंबर के साथ उन आइटम्स का नाम लिख लेना है जिनके ऊपर आप डील करते हैं। फॉर एग्जांपल ये उन आइटम की लिस्ट है जो हम यहाँ पर सेल करते हैं अपनी शॉप पर। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ये 10, 12, 13, 14 आइटम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने भी आइटम हैं उनकी लिस्ट को आपने यहाँ पे पहले लिख लेना है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हर आइटम के सामने हम उसकी क्वांटिटी को मेंशन करेंगे। सही है, अब ये हमारा डिज़ाइन तैयार है। अब इसको हम फार्मूले के ज़रिए प्रोसेस करना शुरू करते हैं। पहला स्टेप हम इसके अंदर ये करेंगे कि इन दोनों के जो प्रोडक्ट वाले कॉलम्स हैं इनको हम बाउंड करेंगे इनके साथ। मतलब जब भी कोई एंट्री हो तो इसी आइटम की एंट्री हो, इसके अलावा कोई और एंट्री ना हो, ताकि गलत एंट्री नहीं होगी तो डेटा में एरर नहीं आएगा। तो बाउंड करने का तरीका ये है कि पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से जितने आइटम हैं, और उसको डेटा में जाके डिफाइन फार्मूला में जाके डिफाइन नेम में उसका एक नाम दे देंगे। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया माई आइटम्स। ठीक है, और ओके कर देंगे। उसके बाद इसका नाम हो गया माई आइटम्स, जो ये सारे आइटम की लिस्ट है। अब इन सेल को इस लिस्ट के साथ क्या करेंगे, बाउंड करेंगे या बाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, जितने हिस्से पे आप बाइंड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशंस पे जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन से क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, और सेटिंग से क्लिक करके लिस्ट में आएंगे, और लिस्ट से क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो उसका नाम रखा है वो इक्वल साइन के साथ लिख देंगे। या तो टाइप कर दें या फिर आप फार्मूला में जाएं और यूज़ इन फार्मूला पे क्लिक करें और यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लें, या फिर एज इट इज़ टाइप कर दें। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होगा, ये सारे सेल बाउंड हो जाएंगे इन एंट्रीज़ के साथ। देखिए ओके, अब चेक कर लें। अगर आप यहाँ कुछ और टाइप करके एंटर भी करेंगे तो इस सेल पे एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। और दूसरी बात, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे सारे आइटम की लिस्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रही होगी। सही है, बात समझ में आ गई, नहीं आई? ठीक है, सिमिलरली दूसरा प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करके डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे लिस्ट के ऊपर, और फिर यहीं से फार्मूला में जाके यूज़ इन फार्मूला पे क्लिक करके माई आइटम्स को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये सेल दोनों बाइंड हो गए उन्हीं आइटम्स के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले कुछ परचेजेस करेंगे, मतलब जो सामान हम खरीदेंगे वो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर रहा हूँ। जैसे हमने कुछ माउस खरीदे, कितनी तादाद में खरीदे, 50, 1 जून को खरीदे। फिर हमने कुछ खरीदे कीबोर्ड, कितने, 100। फिर हमने क्या खरीदे, कुछ माउस खरीदे, और वो कितने खरीदे, 70। फिर हमने कुछ क्या खरीदे, हमने खरीदे कुछ LCDs, वो कितनी खरीदी, 50। फिर हमने कुछ माउस फिर ख़रीदे, और यहाँ पे हमने वो माउस ख़रीदे कितने, 40। फिर हमने कुछ कीबोर्ड और ख़रीदे, वो हमने कितने ख़रीदे, 30। फिर हमने LCDs और ख़रीदी, या कितनी ख़रीदी, 20।
ये मैं एंट्री करता जा रहा हूँ। आप नोट कर रहे हैं कि मैं एक एंट्री को बार बार कर रहा हूँ। माउस में बार बार खरीद रहा हूँ, माउस में अगेन एंड अगेन बाय कर रहा हूँ, तो अगेन एंड अगेन सेल भी करूँगा। बात समझ में आ रही है? ओके। इसी तरह जब मैं खरीदूंगा तो बेचूंगा भी, तो मैंने यहाँ पर सेल करना है, लेकिन अभी मैं सेल करने का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा। अब मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर हम परचेजेस की क्वांटिटी कैसे लेंगे। मतलब मैंने माउस कितने खरीदे, 50, 70, 50, 70, 120 हो गए, 120 और 40 कितने हो गए, 160। तो मेरे पास यहाँ पर कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए, 160। कीबोर्ड कितने खरीदे, 100, और दोबारा कितने खरीदे, 30, तो मेरे पास कितने आने चाहिए, 130। ओके, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद ही मेंटेन करे, जितने माल मैं खरीदता जा रहा हूँ उसको खुद ही अपडेट करता जाए अपने पास परचेजेस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, और उस फंक्शन का नाम है क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे मैथ्स एंड ट्रिक्स में, और यहाँ एक फंक्शन मिलेगा हमें, उसका नाम है सम इफ। क्या नाम है, सम इफ। ठीक है, सम इफ फंक्शन हमारा ये मसला हल करेगा कि वो सारे लिस्ट में चेक करेगा माउस कहाँ कहाँ है और उनकी क्वांटिटी को प्लस करेगा और यहाँ लाके लिख देगा। ठीक है, तो क्लिक करेंगे सम इफ। सम इफ हमसे 3 बातें पूछेगा। पहली बात, रेंज बताओ कि मुझे कहाँ तलाश करना है। दूसरी बात, क्राइटेरिया बताओ कि किसे तलाश करना है। तीसरी बात, जिसको तलाश करवाया है उसकी क्वांटिटी को, उसके प्राइस को, उसकी वैल्यू को कहाँ से प्लस करना है। ठीक है, तो ओके, पहली रेंज, पहला कॉलम हमारा ये है बी कॉलम, इसके अंदर हम तमाम परचेजेस की एंट्री लिखेंगे। तो मैंने क्लिक किया बी कॉलम पे, पूरा बी कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैंने क्लिक किया क्राइटेरिया पर। जैसे ही क्राइटेरिया पे क्लिक किया तो मैंने कहा इस पूरे बी कॉलम में सर्च करो। इसने कहा क्या सर्च करो, ये सर्च करो। इस पूरे कॉलम में क्या सर्च करो, ये सर्च करो। इस सेल का नाम आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट 5, जो भी इसका नाम था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे कहा सम रेंज के प्लस किसको करूँगा, मैंने कहा इसकी क्वांटिटी को प्लस करना। तो यहाँ पे इसके पूरे कॉलम को, सी कॉलम को सिलेक्ट किया, और जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर आप नोट करें कि सारा इसने कैलकुलेट करके दे दिया। आपको यहाँ पे उसके बाद इसको ड्रैग भी करना पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि एक एक को जब कैलकुलेट कराएंगे तो वो सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता जाएगा और यहाँ पे से डेटा लेता जाएगा और अपडेट करता जाएगा। तो मैंने आपको जो एंट्री दी वो सही हो गई। मैंने फिर माउस खरीद लिया, तो माउस मैंने इस दफ़ा 100 पीस खरीदे तो उसने अपडेट कर लिया, अब आपके पास 260 पीस हो गए। मैंने CPU खरीद लिए, तो CPU मैंने 200 खरीद लिए, तो वहाँ मेरा अपडेट हो गया। CPU आपके पास कितने हो गए, 200 हो गए। देख रहे हैं, खुद ही अपडेट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा? देखिए भाई, कीबोर्ड भी तो हमारे आइटम में हिस्सा है ना। जब हम कीबोर्ड खरीदेंगे, कीबोर्ड के सामने अपडेट करेगा। जब LCD खरीदेंगे, LCD के सामने अपडेट करेगा। जबकि कहाँ पर, देखिए ये हमारा है परचेजेस रजिस्टर। हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सामान खरीदते रहते हैं ना भाई। दुकान वाला एक दफ़ा ही थोड़े सामान खरीदता है, आज खरीदा, फिर कल खरीदा, फिर परसों खरीदा। वो खरीदते रहेंगे, जैसे जैसे माल ख़त्म होता रहेगा वो माल खरीदते रहेंगे। तो जब वो खरीदते रहेंगे तो हमारी शीट का काम ये है कि उसके जो परचेजेस हैं उसको ऑटोमेटिकली क्या करते जाएं, अपडेट करते जाएं। सही है। अब हम इसी तरह से सेल्स को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस तरह कैलकुलेट करेंगे सेल्स को, तो हम पहले क्लिक करेंगे सेल्स वाले सेल पर और फिर हम उस फंक्शन को लॉन्च करेंगे जिसका नाम क्या है, सम इफ। तो अब सम इफ से कहेंगे भाभी सम इफ जो है आप हमें सेल्स भी कैलकुलेट करके बताओ। तो हम यहाँ कहेंगे सम इफ, क्लिक किया, कह रहा है रेंज। पहले हमारी रेंज ये थी, अब हमारी रेंज हो जाएगी ये वाला कॉलम जिसमें सेल्स का प्रोडक्ट लिखा जाएगा। फिर कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सेम रहेगा क्योंकि सेल जो खरीदा है वही बिकेगा, तो वही हमारे स्टॉक में लिखा हुआ है, वही रहेगा इसका। तो ये माउस वाले सेल को हम रेफरेंस कर देंगे। इसके बाद क्लिक करेंगे सम रेंज पे, तो पहले इसकी क्वांटिटी को लिया था, अब इसके क्वांटिटी वाले कॉलम को ले लेंगे, यानी कि F कॉलम को ले लेंगे। और जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखें ड्रैग करने पे सब जगह 0 आ गया। 0 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। अब हमने 1 जून को माउस खरीदे थे 15, अब कुछ माउस बेचे या कोई भी हमने सामान बेचा, उस दिन कीबोर्ड बेचा, कितने कम कीबोर्ड बेच दिए हमने, 50 बेच दिए। तो देखें इसके अंदर कीबोर्ड के अगेंस्ट कितनी एंट्री आ गई, सेल्स की 50। फिर हमने माउस बेचे, फिर हमने माउस कितने बेचे, हमने माउस की कस्टमर आया उसने 30 माउस मांगे, हमने 30 बेच दिए, तो सेल्स के आगे क्या एंट्री आ गई, 30। अब स्टॉक में कितने माउस रह गए, 260 खरीदे थे, 30 बिक गए, तो स्टॉक में कितना रह गए ये मालूम करने के लिए सम करेंगे और परचेजेस वाले में से माइनस कर देंगे इसके बराबर वाले को जिसका नाम है सेल्स। इसको माइनस करने के लिए हमें थोड़ा कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा। सम इसमें से माइनस कर दिया, सेल्स को एंटर कर दिया, तो ये देखिए ये इसमें से माइनस हो गया और ये इसमें से माइनस हो गया और ये देखिए आपके सामने आ गया। तो 260 माउस खरीदे, 30 सेल हो गए। आपने और माउस सेल कर दिए, तो माउस नहीं आपने कितने सेल किए, इस दफ़ा आपने माउस कस्टमर जो मांगने आया था उसको आपने 50 माउस सेल किए, तो सेल हो गई 80 और स्टॉक में कितने रह गए, 180।
अब आपके पास एक कस्टमर आया, भाई मुझे CPU चाहिए, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मेरे स्टॉक में देखूँ CPU पड़े हुए हैं, हाँ यार 200 हैं, कितने चाहिए? बोला मुझे 150 चाहिए, हाँ मैं दे सकता हूँ। आपने CPU की एंट्री करी, 150 CPU सेल कर दिए, स्टॉक में कितने रह गए? 50। एक कस्टमर आया, मुझे रैम चाहिए, आपने कहा एक मिनट मैं स्टॉक में देखूँ मेरे पास रैम है, हाँ रैम है लेकिन कितनी? 0। यार रैम नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है? मुझे रैम खरीदने की ज़रूरत है। तो मैंने ऑर्डर दिया, भाई रैम ला दो मुझे, तो मैंने यहाँ पे रैम की एक एंट्री बनाई, 100 रैम मैंने खरीद ली, तो मेरे स्टॉक में कितनी रैम आ गई? तो अब कस्टमर जब मेरे पास आया, बोला कितनी रैम चाहिए भाई आपको? मुझे 50 चाहिए, तो मैंने उसको 50 सेल कर दी, मेरे स्टॉक में कितनी पड़ी हुई है? देखिए कैसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। यानी कि जो शख्स अपनी शॉप पर या बिजनेस पर बैठा हुआ है, उसको तमाम स्टॉक की खबर भी हो रही है और तमाम एंट्रीज परचेज की और सेल्स की एंट्री भी हो रही है, और एक एंट्री कई बार हो रही है, कोई मसला नहीं है, एक दिन में 10 एंट्री होंगी, 20 एंट्री होंगी, वो ऑटोमेटिकली अपडेट स्टॉक होता जाएगा। अब फाइनल स्टेप में आते हैं इसके रीमार्क्स वाले में। ये एक इसका एडिशनल स्टेप है जिसके अंदर से हम ये निकालेंगे कि हमें हमारी स्टॉक वाली शीट ये बताए कि हमारे पास स्टॉक ज़्यादा क्वांटिटी में है या लिमिटेड क्वांटिटी में है या हमें स्टॉक मंगाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने 3 इंडिकेटर बनाए हैं। इंडिकेटर क्या बनाए कि हमारा अगर स्टॉक 10 से बिलो है, क्वांटिटी में 10 से बिलो है, तो हमें बताए कि आपको अपना स्टॉक अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर हमारा स्टॉक 100 से अबव है तो हमें कहे कि आपके पास स्टॉक एक्सेस में पड़ा हुआ है। अगर हमारा स्टॉक 100 से कम है तो कहे स्टॉक अवेलेबल है। 3 हमने अपने डायरेक्शन सेट किए हैं। अब आइए ये कैसे करेंगे, इस सेल को रेफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं, इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, इफ चेक करो इस वैल्यू को। ओके चेक करता हूँ, व्हाट चेक करूँ? चेक करो क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, ठीक है। तो हमने कहा कॉमा, अच्छा अगर है तो यहाँ पे लिख दो कि स्टॉक अवेलेबल, कोटेशन ओवर कॉमा, फिर से इसकी कंडीशन को स्टार्ट किया। चेक करो इसी सेल की वैल्यू को दोबारा से, क्या इसकी वैल्यू नहीं, स्टॉक इन एक्सेस आएगा ग्रेटर देन पे ना, यहाँ पे दिखाएगा कि हमें दिखाए स्टॉक इन एक्सेस। स्टॉक इन एक्सेस, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है 10 से तो हमें ये कहे कि डबल कोटेशन स्टॉक अवेलेबल कॉमा। अगर चेक करें, अगर इसी की वैल्यू, इस सेल का नाम क्या था, फार्मूला थोड़ा आगे चला गया, एक मिनट इसको कॉपी करता हूँ, फार्मूले को फिर से लिखूंगा, थोड़ा सेल को बड़ा करना पड़ेगा। जब भी आप भी लिखें तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा। ये पूरा फार्मूला यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी, ठीक है। इफ़ इस सेल की वैल्यू अगर लेस देन है 10 से तो कॉमा यहाँ पे दिखा दो अपडेट स्टॉक। 3 दफ़ा इफ़ की कंडीशन शुरू करी है तो 3 दफ़ा ही ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ एरर है, इफ ग्रेटर देन स्टॉक इन एक्सेस कॉमा, क्या कह रहा है ये, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला, नो ट्राइंग टू फार्मूला, कोटेशन नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, एंटर हो गया। तो देखें ये स्टॉक हमारा 100 से ऊपर है तो क्या कह रहा है, स्टॉक इन एक्सेस। ये 10 से ऊपर है, 100 से बिलो है तो कह रहा है स्टॉक अवेलेबल। और ये 50 से कम है। अब मैं थोड़ा सा और सामान सेल करता हूँ तो यहाँ पे हमें बताएगा ये स्टॉक अपडेट स्टॉक। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से और माउस भेज दिए। अभी मेरे पास कितने पड़े हुए हैं यहाँ पे, कीबोर्ड पड़े हुए 50, तो मैंने कीबोर्ड और सेल कर दिए, मैंने 45 कीबोर्ड सेंड कर दिए। तो जैसे ही कीबोर्ड मैंने 45 सेल किए तो मेरे पास रह गए 35। और मेरे पास CPU है 50, तो मैंने CPU और सेल कर दिए, 35 सेल कर दिए, 45 सेल कर दिए, वालेकुम सलाम, 45 सेल कर दिए। तो यहाँ पे क्लिक करके देखा तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास 5। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, ये अपडेट स्टॉक। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि अब क्या कह रहा है ये अपडेट स्टॉक। तो देखिए अब खुद ही ये हमें इंडिकेट करता रहेगा, इससे हमें और पता चलता रहेगा कौन सा स्टॉक अभी हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है, कौन सा अभी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है और कहाँ पे हमें माल मंगाने की ज़रूरत है। तो देखें बाकी जिसमें 0 आ रहा है सब में कह रहा है अपडेट कर लें, अपने स्टॉक को अपडेट कर लें। जैसे ही हम उसके अंदर परचेजेस की कोई एंट्री करेंगे, यह देखें परचेजेस की कोई भी एंट्री करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया आइटम को और यहाँ पे जाके हमने हार्ड डिस्क खरीद ली 50, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा स्टॉक अवेलेबल का। सही है। तो देखिए इस तरह से ये एक शीट के ऊपर पूरा स्टॉक, सेल, परचेज, क्वांटिटी यहाँ पे मैनेज हो सकती है, आप इस तरह से इसको अगर सॉल्व करेंगे।